हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो जो टर्म्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे आर असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो असेसी क्या होता है? असेसी होता है, असेसी जो टर्म है वो सेक्शन 2(7) ऑफ इनकम टैक्स में डिफाइंड है। तो असेसी का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको या तो कोई टैक्स या फिर किसी और फॉर्म में कोई सम ऑफ मनी पेबल है गवर्नमेंट को। अब इसमें क्या होता है कि इसमें तीन कैटेगरीज ऑफ पर्सन है। असेसी होता है या तो वो पर्सन या तो एक तो सिंपल सी बात हो गई कि उसको टैक्स पे करना है या कोई और सम ऑफ मनी, जैसे कि टीडीएस जो उसने किसी का काटा है वो उसको पे करना है, तो वो असेसी हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या और इंक्लूड होता है, वो है ऐसे पर्सन्स जिनके जिनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है एक्ट में। जैसे कि प्रोसीडिंग का क्या मतलब होता है कि उनका कोई केस है जो पुराना, वो स्क्रूटनी में आ जाता है, या फिर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है प्रीवियस ईयर के लिए, इसलिए उनके पास नोटिस आ गया असेसमेंट का। तो ऐसे केसेस में जो ये वाले पर्सन होते हैं जिन पे कोई प्रोसीडिंग, भले ही उनको कोई टैक्स नहीं पे करना है इस साल में, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे पर्सन भी असेसी कहलाएंगे। उसके बाद होता है डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी क्या होता है कि जैसे कि उसकी लाइबिलिटी तो नहीं बनती है उस पर्सन की, देयर इज नो लाइबिलिटी टू पे टैक्स, बट उसको किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे करना है। तो लीगल अथॉरिटीज जो है, लीगल अथॉरिटीज जो है उसको किसी और की टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं अगर, तो भी वो डीम्ड असेसी हो जाता है। तो ऐसे केसेस कब होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका जो लीगल हेयर होगा या उसका सबसे बड़ा बेटा होगा, वो डीम्ड एसएससी बनाया जा सकता है लीगल अथॉरिटीज के द्वारा, अगर इफ द एक्सपायर्ड पर्सन हैज नॉट रिटन हिज विल। तो अगर उसने विल लिखी है और उसमें उसने ये अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दिया अपार्ट फ्रॉम हिज लीगल हेयर, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे टैक्स पे करने के। बट अगर उसने कोई विल नहीं लिखी है, देन उसका जो एल्डेस्ट बेटा होगा या उसका लीगल हेयर होगा, वो डीम्ड एसएससी मान लिया जाएगा लीगल अथॉरिटी के द्वारा। तो दे कैन असाइन एन इंडिविजुअल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिजीज पर्सन। तो ये हो जाएगा डीम्ड एसएससी। इसके अलावा जो थर्ड पर्सन इंक्लूड है, जो वो है असेसी इन डिफॉल्ट। जो असेसी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है वो है असेसी इन डिफॉल्ट। तो एक असेसी इन डिफॉल्ट कब माना जाएगा? अगर वो अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करता है, जैसे कि उसे टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को पर वो पे नहीं करता है, तो ही इज असेसी इन डिफॉल्ट। या फिर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो ऑल्सो ही इज एन असेसी इन डिफॉल्ट। तो ऐसा असेसी, ऐसा पर्सन जिसको टैक्स कोई भी फॉर्म में कोई टैक्स पे करना था और उसने वो पे नहीं किया है, तो ही विल बी टर्म्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट एंड ही विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ असेसी। तो ऐसे केस कब हो सकता है कि उसने अपनी कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पे नहीं करी है? तो वो ऐसे होता है जैसे कि जैसे कई केसेस में होता है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज के बिहाफ पे जो सैलरी पे कर रहे हैं, तो उनको टीडीएस काटना होता है। अगर वो टीडीएस काट रहे हैं और उसको पे नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो असेसी डिफॉल्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने टैक्स पे नहीं किए हैं। और इवन इफ ही डज नॉट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉयज बिफोर दिस बर्जन सैलरी, तब भी वो असेसिंग डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थी कि वो टीडीएस डिडक्ट करे और उसको फिर पे करे गवर्नमेंट को। अगर इन केस वो ये काम नहीं करता है या फिर उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी और वो फाइल नहीं करता है, तो ही विल बी टर्म्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट एंड ही विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ असेसी। अब मैं आपको बताऊंगी कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिससे रिलेटेड, पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। जिस फाइनेंशियल ईयर की हमें टैक्स पेमेंट करना है, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने इनकम अर्न की है, इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न इनकम है, तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। तो वी विल हैव अ टैक्स लाइबिलिटी टू बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर। और ये
अगर तो ये वाला जो ईयर होता है जिसमें आपने इनकम अर्न की है, उस फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आपको टैक्स पे करना है, रिटर्न फाइलिंग करनी है, उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो इस प्रीवियस ईयर का जो नेक्स्ट ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। जैसे अगर प्रीवियस ईयर जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2021 22 में आपने इनकम अर्न करी है, तो ये उस आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा। और ये जो 2022 23 है जिसमें आपको टैक्स पे करना है एंड रिटर्न फाइलिंग करनी है, ये आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। इसके अलावा प्रीसीडिंग प्रीवियस क्या होता है, ईयर क्या होता है, जिस प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न किया उससे पहला जो प्रीवियस ईयर होगा वो प्रीसीडिंग ईयर कहलाएगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कहलाएगा। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 22 में आपने इनकम अर्न करी है, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 21 आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कहलाएगा। अब प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इज इंपॉर्टेंट टू नो द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। जब आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो आपको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो जो मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस की वीडियो अपलोड करी है उसमें आप उसे देखोगे तो उसकी कंडीशन में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि उसकी कंडीशन में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए, अगली वीडियो में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि आपकी ये वीडियोस मेरे डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आ जाए। एंड थैंक यू।